तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ेंगे अपन? नाम से पता चल रहा है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन करेंगे, मतलब उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में यूज होता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मतलब जो हम डे टू डे लाइफ में एनकाउंटर करते हैं, मतलब कि हम किसी जगह पर खड़े हैं, सामने हमारे एक मंदिर है, ठीक है, हमको इस मंदिर की हाइट पता करनी है, बिना स्केल लिए हुए हम यहाँ से यहाँ तक चढ़ नहीं सकते, ठीक है, हमारे पास कोई तरीका नहीं है यहाँ से ऊपर चढ़ने का। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम ये वाला जो है ये डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास ये डिस्टेंस है और साथ ही साथ यहाँ से इस पॉइंट का एंगल पता चल गया मुझे, तो मैं आसानी से इस मंदिर का हाइट पता कर सकता हूँ। और अगर मुझे कहीं मंदिर का हाइट पता है और ये एंगल पता है, तो मैं मंदिर का इस पॉइंट से डिस्टेंस भी निकाल सकता हूँ। तो कई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है ऐसे। ठीक है, डे टू डे लाइफ में हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस यूज़ करते हैं। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आप जब सिविल इंजीनियरिंग वगैरह करने जाओगे, अदरवाइज तो यूज़ होने ही वाला है। छोटे छोटे क्वेश्चन हमको करने ही अभी फिलहाल, लेकिन प्रैक्टिकली इसका इस्तेमाल करना वहाँ पर आप ज़्यादा अच्छे से देख पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए एक तरह से देखा जाए, अब ये मत बोलना हम बायोलॉजी वाले हैं तो हम नहीं पढ़ेंगे, कॉमर्स वाले हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं, एग्ज़ाम तो पास करनी है ना बच्चा, तो करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ चीज़ें हमको बेसिक्स अभी समझना है फिलहाल। एक होता है लाइन ऑफ साइट, LOS, लाइन ऑफ साइट। अब ये लाइन ऑफ साइट क्या है? मतलब आप हो यहाँ पर खड़े और यहाँ सामने सपोज एक फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है, आप यहाँ से इस फ्लैग को ऑब्जर्व करते हो, तो आपके आंख से इस फ्लैग को ज्वाइन करती हुई एक स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन, एक स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन जो आपके आई को इस पॉइंट से, जिस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हो, इन दोनों को ज्वाइन करती है, इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। तो क्या है लाइन ऑफ साइट? एन इमेजिनरी लाइन joining eye of an observer to the point of observation। क्या है ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन? जिस पॉइंट को हम देख रहे हैं और ऑब्जर्वर जो उसे देख रहा है, तो ऑब्जर्वर की आई से इस पॉइंट तक को ज्वाइन करती हुई जो इमेजिनरी लाइन है, इस लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, इसको लिखने के बाद थोड़ा इसको बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया, छोटा सा बना के लिखते हैं। ओके, तो सपोज ये मेरा ऐसा फ्लैग था, फ्लैग का मैं टॉप ऑब्जर्व कर रहा था, यहाँ पर हमारी आंखें थी, तो ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। क्या है ये? हॉरिजॉन्टल। मतलब कि आपके आई लेवल पर जो लाइन बनती है, ठीक है, मतलब हम अगर ऐसे खड़े हैं, ठीक है, हम ऐसे ऊपर ऑब्जर्व करें वो अलग बात है, लेकिन हमसे नॉर्मली खड़े हैं, सीधा सामने की तरफ देखें तो एक स्ट्रेट लाइन निकलती है हमारी आंखों से। ठीक है, ये जो है, इसको क्या कैसे डिफाइन करेंगे हम हॉरिजॉन्टल को? कि अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू अर्थ's surface and passing through eyes of observer। हालांकि देखा जाए तो हमारा अर्थ कर्व्ड है, और अगर मैं इसके पैरेलल लाइन समझूं तो लाइन भी ऐसे कर्व्ड बनेगी, लेकिन नहीं, हम इतने दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमको अर्थ का कर्वेचर फील हो। ठीक है, हम शॉर्ट डिस्टेंसेस की बात करते हैं, और शॉर्ट डिस्टेंसेस ऑलमोस्ट हमको स्ट्रेट ही दिखते हैं, कर्व्ड तो कभी नहीं दिखे ना। बहुत दूर तक ऑब्जर्व करोगे तो आपको कर्वेचर का फील आएगा। शॉर्ट डिस्टेंसेस 100-200 मीटर आपको कर्वेचर का कभी फील नहीं आने वाला। ठीक है, तो ऐसी लाइन, ठीक है, जो अर्थ के सरफेस के पैरेलल है, एट अ पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर प्लेस, अर्थ के सरफेस के पैरेलल एक लाइन है और हमारी आंखों से गुजरती हुई जा रही है, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। बराबर है। अब आता है, अच्छा, ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लिखने के बाद हम लिखेंगे
एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन से ही पता चलता है कि हम किसी पर्टिकुलर हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमसे ऊपर के लेवल पर है अगर, मतलब ऑब्जर्वर से ऊपर की तरफ अगर ऑब्जेक्ट है जिस चीज को वो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, मतलब जैसे ये फ्लैग वाला केस है, यहां पर आई है और जिस पॉइंट को वो ऑब्जर्व कर रहा है वो उससे ऊपर की तरफ है, मतलब उसके साथ जो हॉरिजॉन्टल बन रहा है उस हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ वो पॉइंट है जिसे वो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में ये जो एंगल बनता है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं इसे? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन लिखेंगे, द लाइन ऑफ साइट, द लाइन ऑफ साइट मेकिंग एंगल, अच्छा नहीं सॉरी ऐसे नहीं लिखो, द एंगल मेड बाय लाइन ऑफ साइट, द एंगल मेड बाय लाइन ऑफ साइट विथ द हॉरिजॉन्टल, with the horizontal for a point above the horizontal level is called angle of elevation। कई तरह के डेफिनेशन मिल जाएंगे, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, इसमें कोई अनोखा नहीं है। सिंपल सा याद रखना है कि भाई लाइन ऑफ साइट जो एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है, पर दो केसेस बन सकते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल ऐसा है और अगर आप यहाँ ऊपर किसी चीज़ के ऊपर से नीचे देख रहे हो तो हॉरिजॉन्टल के नीचे देख रहे हो तो इस केस में भी एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में। और अगर आप कुछ ऊपर देख रहे हो तो लाइन ऑफ साइट आपका ये हो गया और हॉरिजॉन्टल ये है, तो यहाँ भी एक एंगल बनता है, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ भी एक एंगल बना रही है और हॉरिजॉन्टल के साथ इस तरफ भी एक एंगल बना रही है। तो जब आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अबव द हॉरिजॉन्टल हो, हॉरिजॉन्टल के ऊपर हो, तब ये एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, ठीक है। और सेम चीज अगर पॉइंट जिसको देखा जा रहा है वो हॉरिजॉन्टल से नीचे है, उस केस में लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनता है इससे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन से पता चलता है नीचे की तरफ, मतलब आप ऑब्जेक्ट को नीचे ऑब्जर्व कर रहे हो, और हॉरिजॉन्टल तो फिक्स है, वो आपके आई लेवल पर ही होगा, ठीक है। आप सीधे खड़े रहोगे आपके आई लेवल पर, यही है हॉरिजॉन्टल। अगर पॉइंट ऊपर है तो आपका लाइन ऑफ साइट ऐसे ऊपर चला जाएगा, तो वो जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर आप नीचे की तरफ देख रहे हो तो हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ जा रहा है लाइन, तो ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल है दैट इज डिप्रेशन का एंगल, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी लिख लो। सेम चीज आएगी यहां पर, बस एक छोटा सा फर्क आएगा। क्या आएगा छोटा सा फर्क? हाँ, ये जो पॉइंट अबव है वहां पर पॉइंट बिलो द हॉरिजॉन्टल आएगा, ठीक है। सो द एंगल मेड बाय लाइन ऑफ साइट विथ द हॉरिजॉन्टल फॉर अ पॉइंट, इसके साथ अगर ऐड करना है तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन lying below the horizontal level is called angle of depression। अब ये तो कुछ कथा हो गई छोटी छोटी। इसको समझने के बाद, इस चैप्टर को करने से पहले, सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री जो है, हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है, वहाँ पर जो हमने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे, जैसे साइन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस एंड ऑल, ये सब जो फॉर्मूलेस थे, ये फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लेना, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज अच्छे से रिवाइज कर लेना। और साथ ही साथ एक और फॉर्मूला था इस टाइप का, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। वैसे इस बार तो सीबीएसई के लिए ये वाली एक्सरसाइज तो उड़ाई दी गई है, ठीक है, 2021 के लिए, लेकिन बाकी लोगों के लिए
ये चीज़ समझना जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीबीएसई में नहीं आएंगे लेकिन स्टेट बोर्ड्स वालों के लिए आ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूलेस भी मतलब समझो कि पिछला चैप्टर का जो बेसिक है ना वो क्लियर होना चाहिए, तो ये चैप्टर समझने में मज़ा आएगा। ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा अजीब अजीब लगेगा। वैसे डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफ़िकल्ट ये चैप्टर बिल्कुल नहीं है। लोगों के अंदर ऐसी बस पता नहीं कहाँ से ऐसी मेंटालिटी घुस गई है कि ये चैप्टर डिफ़िकल्ट है। सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर हैं, इसलिए थोड़ा अजीब सा लगता है। अदरवाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इजी भी है। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ज़्यादा अच्छे से आइडिया आता जाएगा कि भाई कहना क्या चाहते हैं। तो एक्सरसाइज 9.1 एक ही एक्सरसाइज है और उसका भी पहला वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं भाई अपन। क्या है पहला क्वेश्चन? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, डायग्राम बनेगा नहीं, डायग्राम बनेगा नहीं, फिर इससे अच्छा आगे बढ़ जाओ। ठीक है, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाओगे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो, एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लंबी रोप को क्लाइंब कर रहा है, विच इज टाइटली अटैच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ग्राउंड पर एक वर्टिकल पोल के टॉप से इस रस्सी को टाइटली बांधा गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। समझे? मतलब ये रोप जो ऊपर बांधी हुई है, ये रोप ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है। इसका मतलब ये रोप कुछ ऐसे बांधी गई है। ठीक है, अब नॉर्मली हम सर्कस में ऐसा समझ रहे थे, है ना, ऐसे रस्सी लटक रही होगी तो बंदा ऐसे चढ़ रहा होगा, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं दिया हुआ है। इस पोल के टॉप पे बांधा हुआ है और रस्सी यूं लगी हुई है जमीन पे। ठीक है, और ये ग्राउंड के लेवल के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज 30 डिग्री। तो ये हमारा इस पॉइंट का डिस्टेंस हो गया पोल से। ठीक है, पोल को नाम दे देते हैं अपन ए बी और इस जगह को नाम दे देते हैं अपन सी। क्या बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, पोल की हाइट पता करनी है, मतलब आपको क्या पता करना है? ये ए बी तो पता करना है, और डिस्टेंस दिया हुआ है ना हमको कि, अच्छा नहीं, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, रोप की लेंथ दी हुई है 20 मीटर। तो रोप क्या यही है आपका ए सी ही तो रोप है, ए से बांधा हुआ और यहाँ पे टच किया, इसी पे चढ़ रहा है बंदा। ठीक है, तो ये ए सी हो गया हमारा कितना, 20 मीटर है, 20 मीटर। सिंपल, मैंने पहले ही बताया था कि पिछले चैप्टर की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वगैरह याद रखनी पड़ेगी आपको। तो देखो, ये एंगल दिया हुआ है आपको, हाइट आपको चाहिए, और ये भी दिया हुआ है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है, अपोजिट चाहिए, एंगल दिया हुआ है ना। एंगल के हिसाब से ये क्या हुआ, अपोजिट हुआ। इसीलिए मैं हमेशा आपको ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में बता रहा था कि एल्टीट्यूड बेस करके ना याद करके अपोजिट वाला और हाइपोटेनियस इस तरह से याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमेशा एंगल के सामने ही अपोजिट ज़्यादा आसान पड़ता है। कोई बात नहीं, अगर एडजेसेंट बेस के हिसाब से याद किया हो तो भी। तो अपोजिट चाहिए, हाइपोटेनियस दिया हुआ है, तो अपोजिट और हाइपोटेनियस का रिलेशन कौन देता है? साइन देता है। तो अपन को पता है साइन 30 इक्वल्स टू दिस इज एंगल। अच्छा, अगर चाहो थोड़ा बड़ा करना चाहते हो, होशियारी मारना चाहते हो तो ऐसे कर लो भाई, साइन सी इज ए बी, दिस इज ऑपोजिट, एंड ए सी दिस इज हाइपोटेनियस। सो साइन सी इज व्हाट, सी इज 30 डिग्री, साइन 30 इज ए बी वी नीड टू फाइंड, एंड व्हाट इज ए सी इज 20। सो ए बी इज इक्वल टू 20 टाइम्स साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसको काटेंगे तो आएगा 10 मीटर। तो आपके पोल की लेंथ हो गई 10 मीटर, है ना लल्लू सा क्वेश्चन। तो इसके बाद चलेंगे फटाक से अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। पेड़ टूट गया। अब नॉर्मली क्या होता है, पेड़ ऐसा था गिर गया, है ना, ऐसा पेड़ था गिर गया, पर ऐसा नहीं हुआ, ये पेड़ थोड़ा अजीब तरीके से टूटा है। ठीक है, मैथ्स में ना पेड़ टूटते भी स्टाइल में है। तो
ये एक तूफान में टूटा और इसका जो टूटा हुआ पोर्शन है टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। मतलब तुम्हारा ट्री कुछ ऐसा था, वो कहीं बीच में से टूट गया है, वो कहीं से भी टूट सकता है, यहाँ कहाँ से टूटा पता नहीं, कहीं से भी टूटा, ठीक है। और टूटने के बाद क्या हुआ, ऐसे गिर गया, ठीक है। और बोला है कि जो इसका टूटा हुआ पोर्शन जहाँ पर ज़मीन को टच कर रहा है, मतलब ट्री का टॉप का पोर्शन जो ज़मीन पे टच कर रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, ज़मीन के साथ एंगल बन रहा है ना। कहाँ चला गया, टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। अच्छा, तो ये ग्राउंड है हमारा, ग्राउंड के साथ ट्री का जो टॉप है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। ट्री का फुट कहाँ, ये है, यहाँ से जहाँ पर ट्री के टॉप ने ग्राउंड को टच किया, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 8 मीटर। पूछा क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री का हाइट निकालना है, तो ये वाला निकालना है क्या। चलो देखते हैं, A B C, समझे ट्री कैसा है। थोड़ा ट्री को बना लेते हैं अपन। ये तो हमारा ट्रंक का हिस्सा ही रह जाएगा ट्री के, फिर टूटा हुआ हिस्सा ऐसा हमारा कुछ, फिर ये हमारा ऐसे टच कर रहा है कुछ, ठीक है। बहुत ही सुंदर सा पेड़ है, समझ सकता हूँ मैं, तुमको अंदर से बड़ी खुशी फील हो रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये जो सुंदर सा पेड़ टूट के ऐसे गिरा है, इस पूरे ट्री का हाइट चाहिए अपन को, ठीक है। तो अपन को ट्री का जो पूरा हाइट है ना बच्चों, कैसे मिलेगा पता है। देखो, ये इतना पोर्शन जो खड़ा है और ये जो पोर्शन टूटा है, ये दोनों को अपन ऐड करेंगे तो एक्चुअल ट्री का लेंथ मिलेगा, क्योंकि ट्री पूरा पहले तो सीधा खड़ा था ऐसे, ये टूटने की वजह से गिरा है ना, तो ट्री का एक्चुअल हाइट तो ये वाला था, ठीक है। तो ये पोर्शन तो मुड़ के ऐसा हो गया है, तो ये और ये दोनों लेंथ निकालना है, इनको अपन ऐड करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं कहानी। ये वाले के लिए पहले अपन ए बी निकालते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी कैसे मिलेगा, ये एंगल के सामने वाला यानी कि ऑपोजिट है, और ये क्या है आपका, ये बगल वाला एंगल के यानी एडजेसेंट है ना। तो अपन को ऑपोजिट चाहिए और एडजेसेंट दिया हुआ है, तो ऑपोजिट और एडजेसेंट का रिलेशन देता है 10। तो tan C इज इक्वल्स टू ऑपोजिट AB बाय एडजेसेंट BC। सो C कितना है हमारा 30 है, तो tan 30 इक्वल्स टू AB, ये हमको चाहिए, और BC कितना है हमारा 8, तो AB हो जाएगा 8 टाइम्स tan 30 इक्वल्स टू 8 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो AB हो गया 8/√3। अब दूसरा अपन को AC भी चाहिए, तो AC कैसे निकाल सकते हैं हम, कई तरीके हैं। अब ये मिल गया है, यही चाहिए, देखो ये दोनों है ही तुम्हारे पास, पाइथागोरस लगा के ये निकाल सकते हो, पर पाइथागोरस लगाना यार लंबा पड़ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री जब लगा ही रहे तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करो। तो ये दिया हुआ है हमको, एडजेसेंट दिया हुआ है, और ये चाहिए हाइपोटेनियस, तो कॉस का फंक्शन लगा लूँ क्या मैं, चलेगा ना। फिर से अपन लगा सकते हैं कॉस C इक्वल्स टू adjacent by hypotenuse. What is adjacent? It is BC, and what is hypotenuse? It is AC. So AC, अच्छा cos C, C की वैल्यू कितनी है 30, तो cos 30 is BC is what 8 by AC। तो AC हो जाएगा हमारा 8 by cos 30, तो लिखेंगे 8 अपॉन cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो वो 2 नीचे ना लिख के हम ऊपर लिख देंगे, तो हो जाएगा 16/√3। तो एक्चुअली में जो हाइट ऑफ ट्री था, हाइट ऑफ ट्री जो एक्चुअल हाइट था, वो कैसे मिलेगा, AB प्लस AC से मिलेगा, AB प्लस AC, ये और ये मिला के बताया था मैंने। अच्छा, AB कितना आया था हमारा 8/√3 आया था, और हमारा AC कितना आया है 16/√3 आया है। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 24/√3 आएगा। अच्छा, अब √3 नीचे नहीं रखा जाता, इसलिए इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। आप चाहो तो डायरेक्टली वैसे काट सकते हो, 8√3 आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, अपन रेशनलाइज करते हैं √3/√3। ये मिला के पूरा 3 हो जाएगा, 3 इसको उड़ा देगा तो कितना हो जाएगा 8√3 मीटर। तो आ गया हमारा हाइट ऑफ ट्री। तो क्वेश्चन नंबर 3,
अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। कॉन्ट्रैक्टर ने 2 स्लाइड्स लगाने की प्लानिंग की है। स्लाइड्स जानते हो ना, उस पर से ऊपर से बैठ के से लसर पट्टी खाते हुए नीचे जाते हैं, ठीक है। और कई तो कुछ टैलेंटेड बच्चे भी होते हैं, जैसे ये होता है ना, यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं और फिर यहाँ से लसर पट्टी खाते, सीढ़ी उनके लिए बनी ही नहीं है, ठीक है, खतरों के खिलाड़ी। अच्छा, तो 2 स्लाइड्स बनाने का सोचा है बच्चों के लिए बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उसके लिए। सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। छोटे बच्चों के लिए 5 साल से नीचे, हाफ टिकट वाले, इनके लिए जो स्लाइड बनाना सोचा है उन्होंने ये सोचा है कि वो 1.5 मीटर हाइट का होगा। ओके, फिर एंड, चलो भाई कहाँ जा रहा है, ओके, इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता हुआ इंक्लाइंड है, ठीक है। फिर वेर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, बड़े जो फुल टिकट वाले बच्चे, उनके लिए शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड। स्टीप स्लाइड मतलब ज़्यादा झुका हुआ, ठीक है, एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। तो इसके लिए 3 मीटर हाइट का सोचा है बड़े बच्चों के लिए, ठीक है। और खेलो खतरों से ऊंचा कर दिया, 3 मीटर हाइट का है। और एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ 60 डिग्री एंगल बनाता हुआ। वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों केस में स्लाइड की लेंथ कितनी होगी, मतलब बड़े वाले स्लाइड की, जो बड़े बच्चों के स्लाइड उसका लेंथ निकालो और छोटे वालों का भी निकालो। चलो, तो छोटे वालों के लिए नाम दे देते हैं अपन ABC और बड़े वाले के लिए नाम दे देते हैं अपन PQR। अच्छा, ये हर बार राइट एंगल ट्राइंगल ही बनता है, ठीक है ना, ये तो पता है ना। अब स्लाइड ऐसा तो नहीं लगाओगे, है ना, ऐसा लगाओगे इधर चढ़ोगे ऐसे गिर जाएगा, धबाक से नीचे आ जाओगे, मुंह फूट जाएगा, ठीक है। तो वो लोग समझदार होंगे, तुम भले कुछ भी बना लो। तो पहले अपन बात करेंगे फॉर स्मॉलर चिल्ड्रन। स्मॉलर चिल्ड्रन मतलब बिलो 5 ईयर्स वाले। इन ट्राइंगल ABC, उनके लिए छोटा वाला है ना, अपना छोटे बच्चों का ट्राइंगल ABC वाला है। अच्छा, अपन को स्लाइड का लेंथ चाहिए, यही है स्लाइड का लेंथ, ठीक है, ये चाहिए, ये दिया हुआ है। तो एंगल के सामने है ये दिया हुआ, यानी कि आपको ऑपोजिट दिया हुआ है और हाइपोटेनियस चाहिए। तो ऑपोजिट हाइपोटेनियस अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, साइन C इज इक्वल्स टू ऑपोजिट, साइन होगा ना अपोजिट के लिए, अपोजिट हाइपोटेनियस का रिलेशन। तो ये AB बाई AC, C is what 30, तो sin 30 is AB by AC, so ultimately AC is what AB by sin 30. What is AB? AB is 1.5, sin 30 is 1 by 2, 2 चला जाएगा ऊपर तो आ जाएगा 3 मीटर, यह आया हमारा AC। ओके, अब बड़े बच्चों की बात कर लेते हैं, फॉर चिल्ड्रन अबव 5 ईयर्स, जो एल्डर बोला है हमारा, ठीक है। ओके, तो उनके लिए ये वाला ट्राइंगल, अच्छा इसमें एंगल कितना है 60 डिग्री। अच्छा, फिर से वही ऑपोजिट दिया है, लेंथ ऑफ स्लाइड यही आपका, ये चाहिए, तो हाइपोटेनस चाहिए, तो साइन R इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस। तो R की वैल्यू है 60, PQ है हमारा कितना 3 और PR हमको चाहिए, तो यहाँ से PR हो जाएगा 3 बाई साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो वो 2 हम लिख देंगे ऊपर। अच्छा, फिर से रेशनलाइज करने की बात आ गई। वैसे √3 और 3 को काटोगे तो यार एक √3 आएगा ही ना, तो इतना तो समझ के डायरेक्टली लिख सकते हैं अपन, रेशनलाइज करने जाओ एक ही बात है। तो 2√3 मीटर आ गया हमारा बड़े बच्चों की स्लाइड का लेंथ। ओके, तो छोटे बच्चों का लेंथ ज़्यादा है ना बड़े वालों का। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन का ये भी कर पूछ सकते हैं कि भाई डिफरेंस कितना है दोनों के लेंथ में, ठीक है। ये सब नहीं पूछेंगे कि इसका लेंथ बताओ इसका लेंथ बताओ, सीधा बताएंगे कि भाई दोनों के स्लाइड्स के लेंथ का डिफरेंस कितना है। तो इतना समझ में आता है ना, पहले दोनों का लेंथ निकालेंगे फिर माइनस कर लेंगे, जो आंसर आ गया वो, ठीक है। तो कई तरीके से पूछा जा सकता है। फिर स्लाइड का लेंथ निकालने के बाद हो सकता है ये भी पूछें भाई कि स्लाइड जहाँ टच करेगा ग्राउंड को उसका डिस्टेंस बताओ,
ठीक है, जहाँ से वो फिट किया गया उसके साथ, तो वो आप सब निकाल सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से एक टावर के टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री, कितना है, हाँ 30 डिग्री, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अच्छा, ये जो पॉइंट है टावर के फुट से 30 मीटर दूर भी है, ये भी दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट पता करना है, मतलब ये पता करना है। चलो फिर से नाम दे देते हैं भाई ABC, तो ये निकाल लोगे ना, ये अपोजिट चाहिए, एडजेसेंट दिया हुआ है, फिर से 10 का फॉर्मूला लगाओगे, निकल जाएगा। चलो ये नहीं कर रहा मैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट जमीन से 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है। चलो मान लो ये मेरा काइट है, अच्छा यहाँ नहीं बताते, यहाँ बनाते। चलो ये काइट है, जमीन से इसकी हाइट है कितना, 60 मीटर ना, 60 मीटर। ओके, कुछ पॉइंट भी दिया ही होगा, डेफिनेटली दिया होगा। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे किसी पॉइंट पर इस काइट का जो धागा है वो बांध दिया गया है। ऐसा होता है कभी कभी, बहुत अच्छी अच्छी पतंग होती है, बड़ी शांत स्वभाव की पतंग होती है, तो वो ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करती है, उसका धागा नीचे बांध दो, शांति से ऊपर उड़ रही होती है। और कुछ कुछ बहुत ही नौटंकी वाली पतंग होती है, तो उसको कंटिन्यूसली कंट्रोल करते रहना पड़ता है। चलो तो ये बड़ी अच्छी वाली पतंग है। तो क्या बोला है फिर इसके बाद, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड के साथ ये धागा जो इंक्लिनेशन है, मतलब जो एंगल बना रहा है, वो है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का लेंथ चाहिए अपन को। बोला है कि कोई स्लैक नहीं क्रिएट हुआ है, मतलब नॉर्मली हमने पतंग उड़ाई अगर होगी या देखा होगा तो धागा यूं जाता है पतंग तक, ठीक है, धागा यूं टेढ़ा रहता है क्योंकि झूल जाता है, राइट। पर इसमें ऐसा बोला है कि आपको ऐसा नहीं समझना, आपको ऐसा समझना है कि धागा एकदम स्ट्रेट ही है, ठीक है, कोई स्लैक नहीं है उसमें। ओके, तो धागे का लेंथ चाहिए, ये दिया हुआ, ये चाहिए ABC। क्या दिया हुआ, AB दिया हुआ, AC चाहिए। AC क्या है, हाइपोटेनियस है, बिल्कुल। तो फिर वही भाई ट्राइंगल ABC हाइपोटेनियस ही है, अपोजिट दिया हुआ है, तो साइन C इज अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, C इज 60, तो साइन 60 इज AB यानी कि 60 अपॉन AC। AC चाहिए हमको, तो AC हो जाएगा कितना, 60 अपॉन साइन 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो √3/2। रेशनलाइज करना हो तो भाई ऊपर नीचे √3 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये √3 और √3 मिलाकर हो जाएगा 3। ये 3 इस 60 को काटेगा तो हो जाएगा कितना, 20, और 20 × 2 हो जाएगा 40 टाइम्स √3 मीटर। तो ये है हमारे धागे का लेंथ। ये क्या है भाई, AB है, नहीं सॉरी AC, ठीक है। तो AC यानी कि फाइनली आंसर फिर लिख देना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर। और अगर √3 की वैल्यू दी जाए, वैसे इसमें शायद नहीं दी गई है, अगर दी जाए तो 1.73 अगर देंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके भी लिखना पड़ेगा, बट इसमें नहीं दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो कि बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा है, और इस बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर। चलो तो ये रही हमारी बिल्डिंग 30 मीटर की, और इससे कुछ दूरी पर टेढ़ा है। यहाँ पर बच्चे को खड़ा कर देते हैं अपन। बच्चे की भी कुछ हाइट है 1.5 मीटर, बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर।
फिर बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। इसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन पहले था कितना 30 डिग्री, और उसके बाद वो बिल्डिंग की तरफ चलता 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 जा रहा है और कहीं यहाँ पहुँचा, तब एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया कितना 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है, पास आएगा तो एंगल बढ़ेगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो ये हो गया 60 डिग्री और यहाँ पर एंगल था कितना 30 डिग्री, समझे? मतलब ये इसकी आई लेवल के सामने हॉरिजॉन्टल ऐसे बनेगा। इससे एंगल ऑफ एलिवेशन था बिल्डिंग के टॉप का 30 डिग्री, और जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है एंगल 30 से 60 में कन्वर्ट हो गया, एंगल चेंज हो गया, ठीक है, मतलब पास आया, एंगल 60 डिग्री हो गया। फिर क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। कितना डिस्टेंस उसने बिल्डिंग की तरफ ट्रैवल किया ये पूछा है। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब पहले वो यहाँ था, यहाँ से वो यहाँ पहुँचा, तो मतलब अपन को यही वाला डिस्टेंस चाहिए। तो चलो अपन नेमिंग कर देते हैं इसको। नेमिंग करें अगर तो दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, दिस इज़ डी। तो अल्टीमेटली अपन को क्या चाहिए, सी डी चाहिए, राइट। अब ये सी डी मिलेगा कैसे? सी डी आसानी से मिल जाएगा। अपन को क्या करना है, ये बी सी है, बी सी फाइंड करो, बी डी फाइंड करो। बी सी में से अगर बी डी माइनस कर दोगे तो सी डी मिल जाएगा। अच्छा, क्यों बी सी और बी डी फाइंड कर रहे हैं? देखो ये रहा बी सी, इस ट्राइंगल में से अपन को बी सी मिल सकता है, और इस वाले ट्राइंगल में से कौन सा, ए बी डी, इस ट्राइंगल में से अपन को बी डी मिल सकता है। बी सी में से बी डी माइनस कर देंगे, सी डी मिल जाएगा। अच्छा, अब बात आ जाती है कि इन ट्राइंगल्स का लेना है ना अपन को, ए बी डी या फिर ए बी सी। तो ए बी तो हमारा ये वाला हाइट है, और जो 30 दिया था ये पूरा टावर का हाइट था, और जो हमने बी बनाया है ना बच्चों, वो उसके आई लेवल पर बनाया उस लड़के के, ठीक है। तो बी हमारा यहाँ जाएगा, राइट। तो ये जो हाइट है ए बी, ये 30 नहीं है, ये कितना होगा खुद सोचो। ये पूरा तुम्हारा कितना है, 30 है, देख रहे हो। इसमें से ये वाला हाइट कितना है, ये बच्चे की हाइट जितना है ना। ये निकाल दो 30 में से, तो ये वाला मिल जाएगा क्या, पूरा 30 था, इतना हाइट ये बच्चे का हाइट है, माइनस कर दो तो ये वाला हाइट मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो 28.5 आएगा यहाँ तक का ए बी का वैल्यू, ठीक है। तो यार ए बी इज़ 28.5 मीटर। अब अपन को बी डी और बी सी चाहिए, तो कौन से ट्राइंगल लेंगे अपन, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल के हिसाब से ये एंगल दिया हुआ है, ये हमको पता है और ये हमको चाहिए। तो एंगल के सामने वाली चीज़ हमको पता है, मतलब हमको ऑपोजिट पता है, और ये यानी कि एडजेसेंट हमको चाहिए। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एडजेसेंट और अपोजिट का रिलेशन देता है कौन, tan, है ना। तो tan 60 है ना, tan d लिख लेते हैं पहले अपन, tan d इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी। तो tan d की वैल्यू कितनी है 60 इज इक्वल्स टू ए बी कितना है अपना 28.5 डिवाइड बाई बी डी। तो बी डी यहाँ ले लेंगे अपन, बी डी इज इक्वल्स रहेगा 28.5 अपॉन tan 60। तो बी डी इज़ 28.5, tan 60 की वैल्यू होती है कितनी, √3, ऊपर नीचे √3 मल्टीप्लाई करते हैं अगर। अच्छा अभी ऐसे ही रखते हैं, बाद में देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो सॉल्व करेंगे, अभी ऐसे ही फिलहाल ऐसे ही छोड़ दो। ओके, ये हो गया हमारा बी डी। फिर मैंने क्या बोला था, बी डी को बी सी में से माइनस करोगे तो सी डी मिलता है ना, तो बी सी भी निकालना पड़ेगा। तो बी सी किस में आएगा देख लो, ट्राइंगल ए बी सी की बात कर लें अपन। तो इन ट्राइंगल ए बी सी tan सी है ना इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी, tan सी इज ए बी बाई बी सी। तो tan सी की वैल्यू कितनी है हमारी 30 डिग्री, ए बी 28.5 और बी सी हमको चाहिए। तो यहाँ ले लेंगे बी सी, तो बी सी इक्वल्स हो जाएगा 28.5 बाई tan 30। ओके, तो tan 30 यानी 1/√3, तो √3 में ले लूँगा ऊपर, है ना। तो डायरेक्टली 28.5 √3 लिख सकते हैं अपन।
ये हो गया BC। अब अपन को चाहिए था क्या वैसे, डिस्टेंस वॉकड ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय इज इक्वल्स टू CD है, ये CD है उसका डिस्टेंस, और वो कैसे मिलेगा अपन को, BC माइनस BD से। BC है हमारा कितना 28.5 टाइम्स √3, उसमें से माइनस करना है हमको 28.5 डिवाइड बाय √3। अब चाहो तो इसको यहीं पे रेशनलाइज कर लो, या फिर चाहो तो यहाँ पर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 28.5 कॉमन ले लेंगे हम दोनों में से, दोनों में 28.5 है, यहाँ बचेगा बच्चों √3 माइनस यहाँ बचेगा 1/√3 दैट इज इक्वल टू 28.5। ये एलसीएम लेंगे √3 इंटू √3 क्या होगा 3 माइनस 1 यानी कि 2/√3। अब यहाँ रेशनलाइज करना चाहो तो कर लो, तो ये √3 और √3 मिला के कितना हो जाएगा 3 से इसको काटो अगर मैं तो जाएगा 3 9 are 27 और बचेगा 15, तो 3 5 are 15, तो 9.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 19√3 मीटर्स। तो ये बच्चे ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। क्या आपको दिख रहा है? ओह गॉड, नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, राइट, अब दिख रहा होगा। तो 19√3 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of tower. बोला है कि ग्राउंड पे एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, इस पॉइंट से आप ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हो एक टावर के दो पॉइंट्स को, टावर का बॉटम पॉइंट और टावर का टॉप पॉइंट, और ये टावर खुद एक बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। तो मान लो इसके लेवल पे ज़मीन, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ज़मीन, जब तक इंसान की हाइट ना दी जाए जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था, तब तक आपको आँख को ग्राउंड पे ही लेना है, ठीक है, एकदम सेम सामने। फिर ये हमारी, अच्छा ये थोड़ा दिखेगा नहीं स्पॉट की वजह से, ये मान लो इतनी ऊंची आपकी बिल्डिंग है और इसके ऊपर लगा हुआ है टावर, ठीक है, यहाँ से टावर है। बोला इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, टावर के टॉप और बॉटम का, साथ ही साथ बिल्डिंग की हाइट भी दी हुई है हमको, बिल्डिंग की हाइट दी हुई है कितनी 20 मीटर, and the angle of elevation of bottom and top are 45 and 60। बॉटम का और टॉप का दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, बॉटम वाले का 45 है, टॉप वाले का 60 डिग्री है, ठीक है। डिस्टेंस दिया है क्या, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ओके। डिस्टेंस कुछ नहीं दिया हुआ है, ओके। तो अब अपन को ये वाला चाहिए, ये हाइट, टावर का हाइट चाहिए। चलो तो अपन बोलते थे कि भाई टावर का हाइट है AB और बिल्डिंग है हमारा पूरा C तक, ये सॉरी BC, बिल्डिंग है हमारा BC और AB है हमारा टावर। जहाँ से ये बंदा ऑब्जर्व कर रहा है इस पॉइंट को अपन बोल देते हैं D। अपन को फाइंड क्या करना है, टावर का हाइट मतलब AB चाहिए। अब ये AB मिलेगा कैसे, देखो अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, इस ट्राइंगल में से ये निकाल सकते हैं डिस्टेंस, क्योंकि ये देखो ये दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो आप ये निकाल सकते हो। और अगर आपको ये मिल गया तो ट्राइंगल ADC के लिए आपको पूरा AC मिल जाएगा, है ना। और AC में से अगर आप ये BC निकाल दो तो आपको AB यानी कि टावर की हाइट मिल जाएगी। अदरवाइज ये ट्राइंगल के हिसाब से कुछ सेट ही नहीं हो रहा है, नहीं चलेगा, ठीक है। तब अपन को टोटल क्या करना है भाई, अपन को पहले AC चाहिए और AC निकालने के लिए अपन को DC चाहिए। सबसे पहले अपन लेंगे ट्राइंगल BDC।
तो इन ट्राइंगल BDC, अच्छा क्या चाहिए, ऑपोजिट, डी के हिसाब से सामने वाला दिया हुआ है और एडजेसेंट चाहिए। ऑपोजिट और एडजेसेंट का रिलेशन कौन देता है, tan देता है। तो tan D इज इक्वल्स टू BC अपॉन DC होगा। D की वैल्यू कितनी है आपकी, 45 है, तो tan 45 इक्वल्स, अच्छा D की वैल्यू 60 भी है, D की वैल्यू 45 भी है, कौन सी लोगे, अपन BDC ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ना, BDC ट्राइंगल की, तो BDC एंगल 45 बनेगा खाली, ठीक है। ये 60 तो बड़े वाले एंगल ट्राइंगल के लिए हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो tan 45 इज BC बाई DC। व्हाट इज BC, BC है हमारा 20 और DC हमको चाहिए, तो tan 45 की वैल्यू वैसे भी क्या होती है, 1 होती है ना, तो 1 इज 20 बाई DC। सो DC भी आ गया आपका कितना भाई, 20 आ गया। चलो बहुत बढ़िया, ये 20 आ गया। अब ये मिल गया, तो भाई लगा लेते हैं अपन कौन से ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल ADC, है ना। अच्छा, ADC में भी आपको क्या चाहिए, AC चाहिए, तभी तो AC में से BC माइनस करोगे, तो AC चाहिए, ये दिया हुआ है, यानी कि फिर से tan लगेगा, तो tan D इज इक्वल्स टू AC बाई BC, सॉरी DC, तो tan D इज व्हाट, 60 डिग्री। AC हमको चाहिए, DC हमको दिया हुआ है, DC हमने निकाल लिया था 20, तो AC इक्वल्स टू हो जाएगा 20 टाइम्स tan 60, तो 20 टाइम्स tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो AC आ गया 20 √3। आपको क्या चाहिए, हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर इज AB, और वो AB मिलेगा कैसे आपको, AC में से BC माइनस करने पे, AC में से BC माइनस करेंगे तो AB मिलेगा, टावर की हाइट मिलेगी। AC है 20 टाइम्स √3, इसमें से माइनस करना है अपन को BC यानी कि 20, तो 20 ले लेंगे हम कॉमन, तो आएगा क्या, √3 माइनस 1। अगर √3 की वैल्यू दी है 1.73 तो डालेंगे, अदरवाइज ऐसे भी रख के हम छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, अरे भाई खुल जा, चलो क्वेश्चन नंबर 8, एक स्टैच्यू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, मतलब एक ऊंचा सा प्लेटफॉर्म जैसा बनाया हुआ है, उसके ऊपर मूर्ति है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही मिलता जुलता सा है। देखो यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, यहाँ पर पेडेस्टल है, पेडेस्टल की कुछ हाइट है पता नहीं, इस पेडेस्टल के ऊपर मूर्ति रखी हुई है, मूर्ति की हाइट, अच्छा पेडेस्टल, चलो मूर्ति की हाइट है 1.6 मीटर, ठीक है, और बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों पॉइंट्स का, किसका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू 60 डिग्री, स्टैच्यू के जो टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 60 डिग्री, और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, तो पेडेस्टल का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 45 डिग्री, ठीक है। अपन को पेडेस्टल की हाइट चाहिए। पिछला वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही था, राइट, उसमें क्या बोला था, अपन को टावर का हाइट पूछा था, बिल्डिंग का हाइट दिया था, ये वाला दिया था, ये पूछा था, इस बार उल्टा कर दिया है, ऊपर वाला दे दिया, नीचे वाला पूछा है। कॉन्सेप्ट तो सेम टू सेम ही यूज होने वाला है ना। फिर से देखो, नाम दे दो A B C D, आपको BC चाहिए इस बार। BC के लिए आप क्या करोगे, AC निकालोगे और AB में से AC में से AB माइनस कर दोगे तो आपको BC मिल जाएगा, और उसके लिए आपको ये एंगल्स दिए हुए हैं। अच्छा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा इसमें, इसलिए इजी करने के लिए इसको अपन ले लेते हैं x, ठीक है। पिछले वाले से थोड़ा सा अलग हो गया, ये मेरे को लगा डिट्टो वैसा ही है बट थोड़ा सा अलग है। लेट BC इक्वल्स टू x, ठीक है। तो बताओ AC कितना होगा, 1.6 प्लस x होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, जरूर होगा, ओके। अब अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वाले ट्राइंगल की, ट्राइंगल BDC की, ठीक है। तो इन ट्राइंगल BDC ये वाला और एडजेसेंट, ये और एडजेसेंट,
इनका रिलेशन tan देगा, तो tan 45 डायरेक्टली लिख दूँ क्या यार इस बार? tan d इज ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, दिस इज 45, सो ऑपोजिट इज x एंड व्हाट इज एडजेसेंट, इट इज dc। तो इसकी वैल्यू होती है 1 ना, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर आपका dc हो जाएगा कितना, x, मतलब ये वाला भी आपका हो गया है x। चलो बढ़िया है, दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ADC, ADC क्या होगा आपका tan 60 है ना। ADC के लिए ये पूरा एंगल आएगा, ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, तो tan 60 इज ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, व्हाट इज ऑपोजिट, AC अपॉन एडजेसेंट यानी कि DC। अच्छा आपका AC कितना है, पूरा पूरा AC मैंने बताया था 1.6 प्लस x है, और हमारा DC कितना है, x है। tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3 है, समझे ना। DC यहाँ पर x मिला है ना आपको, ये DC आपने यहाँ डाल दिया, समझ में आ गया है ना, एकदम लल्लू सा इजी सा। ये x ले लेते हैं इधर अपन, तो हो जाएगा √3x इक्वल्स टू 1.6 प्लस x, वो x यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा है ना, तो √3x माइनस x इक्वल्स टू 1.6, सो x इज √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6, तो x इक्वल्स हो जाएगा 1.6 बाय √3 माइनस 1। तो करने के लिए दो चीज़ हो सकती है, अगर √3 की वैल्यू 1.73 डालें उसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज अगर कुछ वैल्यू नहीं दी होती है तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो √3 माइनस 1 को रेशनलाइज कैसे करेंगे अपन, ऊपर नीचे √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और ये √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 यानी कि 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगा, और ये 2 से इसको उड़ा देंगे अपन, तो आएगा 0.8 टाइम्स √3 प्लस 1। तो यही है आपका हाइट ऑफ द पेडेस्टल BC। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग from the foot of a tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of building is 60 degree। मतलब दो चीज़ें हैं और दोनों इस बार ऊपर नीचे नहीं है, आमने सामने है। कैसे पता चलता है ये, और ये भी कैसे पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ध्यान से देखेंगे। एक को नाम दे रहा हूँ मैं, सपोज इसको बिल्डिंग बोल देता हूँ मैं, इसको मैं बोल देता हूँ ये टावर है, बाद में डिसाइड करेंगे कौन बड़ा है। बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को अगर देखोगे तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, बोला है कि वो जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ठीक है। फिर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। टावर के टॉप का एलिवेशन बिल्डिंग से देखोगे तो 60 डिग्री है। अब बताओ ये ऐसा है तो ये 30 डिग्री बनेगा कि ये मतलब ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री हो सकता है। 60 डिग्री मतलब एंगल बड़ा है, एंगल बड़ा है मतलब ये ऊपर जाएगा, है ना। ये कम एंगल, ज़्यादा एंगल, ज़्यादा एंगल, एंगल बड़ा होने का मतलब ये ऊपर तक जाएगा। तो ये 60 डिग्री बनाने का मतलब क्या हुआ कि ये ज़्यादा ऊपर जाएगा, राइट। 30 वाले से तो ज़्यादा ही ऊपर जाएगा ना, ठीक है। तो ये हमारा मतलब टावर जो है वो ज़्यादा ऊंचा है, ज़्यादा टॉल है बिल्डिंग से, ठीक है। हाइट वाइट दी है क्या किसी की। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर की हाइट दे दी है 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट को पता करो। चलो तो इसको नाम दे देते हैं अपन AB और इसको नाम देते हैं अपन CD। तो ये 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा अपन को चाहिए क्या, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि अपन को CD चाहिए। अब ये वाले ट्राइंगल में देखो, अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं ये निकाल सकता हूँ, पर ये नहीं है मेरे पास, ये चाहिए ना मेरे को। अगर ये मिल जाए तो मैं निकाल लूँ, ठीक है। अब इस वाले ट्राइंगल को देखो, तो ये वाला इस ट्राइंगल में भी तो आता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ही तो है। ये मैं इस ट्राइंगल की मदद से निकाल सकता हूँ, कौन से, ABD की मदद से।
ABD से ये मिल जाएगा और ये फिर इसमें यूज़ कर लेंगे अपन। तो चलो अपन यूज़ कर रहे हैं सबसे पहले क्या, इन ट्राइंगल ABD के हिसाब से tan 60 डिग्री, ठीक है। ABD ट्राइंगल में ये पूरा एंगल 60 डिग्री वाला, tan 60 इज ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। व्हाट इज ऑपोजिट? ऑपोजिट इज AB, व्हाट इज एडजेसेंट? इट इज DB, राइट। सो यहाँ से AB इक्वल्स टू, अच्छा AB तो है ही हमारे पास, DB चाहिए, तो DB इज AB अपॉन tan 60 होगा। व्हाट इज AB? AB की वैल्यू है 50, tan 60 इज √3, ठीक है। अभी ऐसे ही रख लेते हैं अपन इसको। अब बात कर लेते हैं अपन ट्राइंगल BCD की। क्यों भाई BCD? अरे अपन को इसका हाइट चाहिए, तो इन ट्राइंगल BCD के हिसाब से ये चाहिए, और ये अभी हमने निकाल लिया थोड़ी देर पहले। एडजेसेंट है हमारे पास, ऑपोजिट चाहिए, तो फिर से tan लगेगा। तो tan, अच्छा कौन सा ये एंगल है, ये एंगल के हिसाब से सामने आ रही है, तो tan 30 इज ऑपोजिट यानी कि CD बाय एडजेसेंट यानी कि DB। दिस इम्प्लाइज CD इक्वल्स टू DB इंटू tan 30, DB इधर जाकर मल्टीप्लाई, ओके। DB की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर 1 में निकाली थी, कितना आया था 50 अपॉन √3, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो टोटली 50/3 हो जाएगा ये मीटर में। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग, अगर इसको पॉइंट में निकालना है तो पॉइंट में निकालो, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 50/3 मीटर। तो 10th क्वेश्चन है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। तो कोई एक रोड है, रोड के दो तरफ 2 टावर्स खड़े हैं, और जैसे यहाँ से रोड बाहर आ रहा है, अभी यहाँ से गाड़ी आएगी, ठीक है, और यहाँ से ऐसे जाएगी, तो ये हमारा रोड का विड्थ हो गया पूरा, ठीक है। दोनों टावर के बीच का जो गैप है, बना दिया दिवाली, बना दिया, बहुत अच्छे, अच्छा फोड़े हो। चलो ये जो विड्थ है हमारा रोड का, ये इन दोनों टावर्स के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा कितना दिया है विड्थ दोनों के बीच का? 80 मीटर। दोनों टावर्स की हाइट बोला है सेम है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, कोई एक पॉइंट बीच में पड़ेगा, इन दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट रोड पे। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अच्छा, दोनों पोल्स का एंगल ऑफ एलिवेशन, एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और एक का एलिवेशन का एंगल 30 डिग्री है। अगर मैं बीचों बीच एकदम मिड पॉइंट लूँ तो दोनों एंगल सेम बनेंगे, है ना। अरे फिर फोड़ दिया, मान जा भाई। तो यहाँ से अगर मिड पॉइंट से लूँ तो मैं दोनों एंगल सेम हो जाएगा, इसलिए जब एंगल अलग अलग दिया है मतलब ये पॉइंट बीचों बीच नहीं आएगा। अब किसकी तरफ आएगा, इसकी तरफ आएगा, इसकी तरफ आएगा, वो डिसाइड होगा एंगल पे, ठीक है। आप किसी को भी 60-30 ले सकते हो। सपोज मैंने बोल दिया कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, इसका एलिवेशन का एंगल अगर मैं 60 डिग्री लूँ इस पॉइंट का, तो ये पॉइंट मेरा कुछ ऐसा आना चाहिए जहाँ से मैं ऑब्जर्व करूँगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल बड़ा होना चाहिए, 60 डिग्री है तो, और 30 वाला छोटा है, तो ये कुछ ऐसा आना चाहिए, है ना। इस पॉइंट से अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो ये मेरा 60 डिग्री बन सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा उठा होना चाहिए, 60 बड़ा एंगल है, 30 छोटा एंगल है, तो ये थोड़ा झुका हुआ रहना चाहिए, इस तरह से। चलो अब नाम दे देते हैं अपन। एक पोल को नाम दिया मैंने AB, एक पोल को मैंने नाम दे दिया CD, और हम जहाँ से ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं इस पॉइंट को नाम दे दिया P। ओके, आपको पता क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। दोनों पोल्स से पॉइंट का डिस्टेंस पता करना है और दोनों पोल्स की हाइट भी पता करनी है। कैसे होगा? बड़ी जटिल समस्या। कोई जटिल समस्या नहीं है, छोटी सी समस्या है। देखो क्या करो, ये जो DP है ना, इसको बोल दो कि ये भाई x है मान लो, तो ये आपका BP जो है वो कितना हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 80 है, इसमें से ये x है निकाल दिया तो 80 माइनस x मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। चलो अब क्या है, अब तो बहुत आसान है। कैसे? इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, tan वाला फॉर्मूला, क्योंकि एडजेसेंट और अपोजिट। इसके लिए भी एडजेसेंट और अपोजिट है ना,
और देखो दोनों का अपोजिट सेम होगा, रिलेशन मिल जाएगा, इसकी वैल्यू निकल सकती है। कैसे निकलेगी चलो देखते हैं। इन ट्राइंगल PDC tan 60 इज इक्वल टू tan 60 के हिसाब से ये अपोजिट, 10 के हिसाब से अपोजिट एडजेसेंट, अपोजिट इज व्हाट CD, व्हाट इज एडजेसेंट DP। क्या बोलते हो, सही है ना। तो यहां से आपको CD मिल जाएगा बच्चों DP टाइम्स tan 60। व्हाट इज DP को मैंने बोल दिया x, और tan 60 की वैल्यू होती है भैया √3, तो x इंटू √3, ये हो गया CD। रख लेते हैं इसको साइड में। अब वो वाले ट्राइंगल के लिए करते हैं अपन। कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABP, न्यूज़ नहीं, ट्राइंगल ABP के हिसाब से फिर से देखो, ये एंगल है आपका, इस एंगल के हिसाब से सामने वाला अपोजिट AB, और ये हाइपोटेनियस एडजेसेंट आपका BP। तो tan लगा लिया मैंने, tan 30 इज AB अपॉन BP। क्यों बच्चों यही किया मैंने, tan ही क्यों लगा दिया, साइन कॉस क्यों नहीं लगा दिया। अरे देखो इसमें भी tan लगाऊंगा तो AB आएगा और ये आएगा, राइट। तो इसमें मेरे को x मिलने वाला है, x का रिलेशन चाहिए मेरे को, x फाइंड करना है। तो और ये AB क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो इससे मैं आमने सामने इन इक्वेशंस को इक्वेट कर सकता हूँ, दोनों में AB आएगा। इसलिए देखो AB और CD सेम है ना, दोनों इक्वल, तो आमने सामने इक्वेट किया जा सकता है, इसलिए ये वाला उठाया हमने। तो tan 30 हो गया हमारा AB बाय BP, तो इस हिसाब से AB हो जाएगा BP टाइम्स tan 30, यानी कि AB इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा BP की वैल्यू कितनी है हमारी 80 माइनस x है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, दिस इज 2। सिंस AB इज इक्वल टू CD, क्यों दोनों सेम है, पोल्स की हाइट इक्वल बोली थी पहले ही क्वेश्चन में। सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट x टाइम्स √3, अच्छा AB इस तरफ लिखा है, चलो कोई बात, 80 माइनस x बाई √3, ये वाला AB इक्वल्स टू CD कौन सा है, x टाइम्स √3, ये √3 वाला के मल्टीप्लाई कर दो, ये 80 माइनस एक्स बचा, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई करो 3x हो जाएगा, ये x वहाँ जाएगा तो 4x हो जाएगा, 4x इक्वल्स टू 80, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, द पॉइंट इज, आंसर लिखना है ना अपने को, द पॉइंट इज एट 20 मीटर फ्रॉम वन पोल and at 60 meter from other। इस वाले से 20 मीटर दूर, इस वाले से 60 मीटर दूर, है ना। ओके, तो ये तो मिला अपन को अभी फिलहाल पोल के बीच का डिस्टेंस, राइट। अच्छा, मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस इन पोल्स से। पोल की हाइट भी पूछी थी अपन को, तो हाइट ऑफ पोल किसी भी एक ट्राइंगल में से अपन निकाल सकते हैं। चलो ज़्यादा इजी मेरे को ये वाला लग रहा है ना, CD है ना तुम्हारा, CD बोलो AB बोलो, दोनों सेम ही तो हैं, तो मैं CD निकाल लूँ यहाँ से। तो हाइट ऑफ पोल इज इक्वल्स टू CD या x√3, x की वैल्यू कितनी आई है हमारी 20 आई है ना, तो हो जाएगा 20√3 मीटर हाइट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, टीवी टावर, टीवी चला रहे भाई, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। सब पता करवा लो हम इसे, सब हम ही को दे दो। तो भैया एक तो टावर है, टावर ठीक है, कितना ऊंचा है पता नहीं, पर इतना पता है कि कैनाल के एक तरफ, नहर के एक तरफ टावर, जैसे रोड थी, अभी रोड था थोड़ी देर पहले, इसमें गाड़ी आ रही थी, अब यहाँ से पानी आ रहा है बाहर, ठीक है, नहा लो जिसने नहीं नहाया है। तो ये कैनाल है हमारा,
केनाल के दूसरे एंड पर एक पॉइंट है, वहां से टावर को ऑब्जर्व किया, टावर के टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 60 डिग्री। फिर क्या बोला, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, दूर, ठीक है, वहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ये पॉइंट कैसा है, ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, मतलब वो पॉइंट भी इसी लाइन पे आएगा यहां कहीं, ठीक है, ये पॉइंट इसको और इसको ज्वाइन करता हुआ लाइन पे आएगा, मतलब इस पे आएगा ऐसे। इस पॉइंट से जब फिर से देखा उस टावर के टॉप को, तो वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का। और ये जो पॉइंट है वो इस वाले ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, नया वाला जो पॉइंट है वो कितना दूर है भैया, 20 मीटर दूर है, ठीक है। तो टावर को नाम दे देते हैं भाई ए बी, जहां से पहले ऑब्जर्व किया था 60 डिग्री एलिवेशन वाला, उसको नाम दे दिया सी, नया जो पॉइंट से ऑब्जर्व किया जहां से 30 डिग्री एंगल बनाया है उसको नाम दे दिया डी। अब पूरे क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है और एंगल्स दिए हुए हैं, पूछा क्या, फाइंड द हाइट ऑफ टावर ए बी और विड्थ ऑफ कैनाल बी सी। कैनाल का विड्थ भी चाहिए, हाइट ऑफ टावर भी चाहिए, इधर लिख लेते हैं साइड में, हमको ए बी चाहिए, हमको बी सी भी चाहिए। कैसे मिलेगा, ये दिया हुआ है, ये कैसे मिलता है, इसमें से ये वाला माइनस करने पर ये मिलता है ना, है ना कि नहीं। तो मान लो ना बच्चों, हम हाइट ऑफ टावर को ले लेते हैं फिलहाल x, ये हमको पता करना है, तो इसकी वैल्यू, किसकी, BD की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल लेते हैं। फिर सेम अपन BC की भी वैल्यू x के टर्म्स में निकाल लेते हैं, और BD माइनस BC हमको दिया हुआ ही है, ठीक है। तो BD में से BC माइनस करोगे 20 आएगा, मतलब x के टर्म्स में से इसकी वैल्यू, x के टर्म में से इसकी वैल्यू माइनस करोगे तो 20 आना चाहिए, x का रिलेशन मिल जाएगा। चलो देखते हैं, समझाता हूँ, बहुत लोगों ने समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, अब समझ में आएगा। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे इन ट्राइंगल ABC, ABC की, ठीक है। हाइट ले लिया आपने x, ये आपको चाहिए BC, तो अपोजिट और एडजेसेंट यानी कि 10, तो डायरेक्टली लिख दूं क्या, tan 60 इज AB बाई BC, वेर AB इज व्हाट, x, है ना। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 ना, तो यहां से आपका BC हो जाएगा x बाई √3, बराबर है, दिस इज 1। सेम करते हैं अपन बड़े वाले ट्राइंगल के लिए, इन ट्राइंगल ABD, ABD के हिसाब से मैं बोल दूं tan 30, ये 30 के हिसाब से, ये हमारा ऑपोजिट और ये हमारा एडजेसेंट, ठीक है। क्यों ये ले रहे हैं भाई, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ही तो ये मिलेगा। जो डेटा दिया हुआ है उसी के टर्म्स में सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए हमेशा। ये डेटा दिया हुआ है, अब ये कैसे मिलेगा, इसमें से ये माइनस करने से, इसीलिए मैं ये और ये दोनों वैल्यू निकाल रहा हूं ताकि मैं रिलेशन निकाल सकूं, ठीक है। तो tan 30 इज व्हाट, अगेन AB बाई BD, तो AB अपॉन BD, AB कितना है हमारा, x है, और BD कितना है हमारा, ये पूरा BD हो जाएगा कितना, BC प्लस 20 ना, BC प्लस नहीं BD, क्या मैं भी कर रहा हूँ कुछ भी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, AB बाई BD है, तो AB की वैल्यू आपने x डाल दी और ये रहा हमारा BD। तो यहां से BD की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, √3 टाइम्स x, ये हो गया 2, समझे। अब आपके पास BD है, आपके पास BC है, BD और BC दोनों है, आपको ये पता है कि BD से BC माइनस करके 20 आने वाला है, ठीक है। फ्रॉम फिगर BD माइनस BC इज 20, BD में से BC निकाल दिया 20, BD की वैल्यू कितनी है आपकी, √3 टाइम्स ऑफ x, BC की वैल्यू है आपकी x बाई √3, दैट इज इक्वल टू 20। अभी x कॉमन ले लेता हूं मैं, √3 माइनस 1/√3,
इक्वल्स टू 20, राइट। सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो x इंटू √3 इंटू √3 कितना होगा 3 - 1 यानी कि 2/√3 इज इक्वल्स टू 20। तो x इक्वल्स हो जाएगा आपका कितना 20√3/2, इसको उड़ा देगा तो कितना आएगा 10 आएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 10√3 मीटर। है क्या वैसे x आपका हाइट था इस बिल्डिंग का या टावर का जो भी है, ठीक है। तो हाइट मिल गया। अब आपको और क्या चाहिए था, कैनाल का विड्थ चाहिए था, मतलब BC चाहिए था, तो वो किसी भी एक इक्वेशन में डाल के अपन निकाल लेंगे। अच्छा वैसे ये क्या लिखा है, हाइट लिखा था, टावर का किसका लिखा था, एक बार मैं देख लूँ। हाइट ऑफ द टावर, टीवी टावर है ना। सो हाइट ऑफ टावर इज हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। हाइट ऑफ टावर है हमारा 10√3। अच्छा और क्या पूछा अपन को, विड्थ ऑफ कैनाल, तो ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ओके थोड़ा सा दिख रहा है तो काम चल जाएगा। विड्थ ऑफ कैनाल हमारा क्या है बच्चों, ये BC तो हमारा विड्थ ऑफ कैनाल है, और BC ये रहा ना x/√3 था, x/√3, तो x है आपका कितना 10√3 और डिवाइड बाय √3 करोगे कट जाएगा तो कितना आएगा विड्थ ऑफ कैनाल 10 मीटर। तो ये हो गया हमारा कैनाल का भी विड्थ। 12, तो क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। यहां पर दो एंगल दिए गए हैं। चलो एक 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग से देखा जा रहा है, तो कोई भी एक बिल्डिंग, चलो ये बिल्डिंग हो गई हमारे 7 मीटर हाइट की, इसके टॉप से ऑब्जर्व कर रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन एक केबल टावर का, तो मान लो केबल टावर कुछ ऐसा होगा, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है टावर के टॉप का, और यहां से कहां चला गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। इस पॉइंट से टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो है 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट चाहिए। तो चलो जो बिल्डिंग है जहां से देख रहे हैं उसको नाम दे देते हैं AB, और टावर को नाम दे देते हैं CD। इसमें भी एक जो हॉरिजॉन्टल लेवल पर कट कर रहा है इसको बोल देते हैं सपोज अपन E। तो टावर की हाइट चाहिए मतलब CD चाहिए। CD कैसे मिलेगा, ओके। अब एक चीज देखो, अगर मुझे ये वाला पूछा जाए कि ED की वैल्यू कितनी है, देख रहे हो AB और ED दोनों सेम है क्या, आमने सामने एकदम, क्योंकि आप A से ऑब्जर्व कर रहे हो, अपने आई लेवल पर सीधा सीधा देखोगे E मिलेगा, तो उसके नीचे का पूरा पोर्शन आपके बिल्डिंग की हाइट जितना ही होगा। मतलब ये जो ED है ये हमारा 7 मीटर ही है। अब अगर मुझे कुछ भी करके CE मिल जाए तो ये CE और ED को प्लस करने से CD यानी कि टावर का हाइट मिल जाएगा, है ना, एकदम इजी। तो अल्टीमेटली अपन को CE फाइंड करना है। अब CE के लिए ये वाला ट्राइंगल अपन AEC यूज कर सकते हैं क्या, AEC यूज करने के लिए अपन को ये एंगल दिया हुआ है, ये अपन को चाहिए, ठीक है। अब ये फाइंड करने के लिए या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए। ये फाइंड करना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन ये फाइंड करना आसान है। कैसे मिल जाएगा, अरे जो ये होगा वही तो ये भी होगा, दोनों सेम ही होंगे, नहीं होंगे। तो ये AE मिल जाए तो अपन CE निकाल सकते हैं। यानी अब सारा का सारा काम का जब करना क्या है अपने को, AE फाइंड करने के लिए। अब ये AE कैसे मिलेगा, तो ये मैंने क्या बोला, AE जो है वो इसके बराबर है, देख रहे हो, इसके बराबर। तो मतलब ये निकाल लोगे तो AE मिल गया, और AE मिल गया मतलब ये भी मिल गया। तो अब अल्टीमेटली सब कुछ छोड़ के ये फाइंड करो। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, और क्यों यही मैं फाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि देखो इसमें आगे का लेंथ दिया हुआ है, ये 7 दिया हुआ है, ठीक है। ये अपन फाइंड कर सकते हैं कैसे, देख रहे हो, ये कुछ दिख रहा है क्या, Z एंगल बन रहा है क्या, अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं क्या, तो ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल से अपन ये निकालेंगे, इसके बराबर ये होगा, और वही इस ट्राइंगल में लगा देंगे, हो गया काम काज। तो अपन देख रहे हैं कौन सा क्वेश्चन है ये, सॉरी 12। अच्छा एक और चीज इसमें देख रहे हैं अपन
कि ये इतना मेहनत करने से अच्छा देखो ये 45 दिया हुआ है, ठीक है, ये भी अपन को पता है कि 7 है ही। अगर इसी ट्राइंगल में कौन सा ADE, इसी ट्राइंगल में अपन लगा दें फॉर्मूला, तो अपन को ये मिल जाएगा और ये डायरेक्टली अपन इसमें यूज कर सकते हैं। तो दिस इज बेटर, राइट। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, AED वाले ट्राइंगल में ये एंगल है आपके पास, अपोजिट है आपके पास, एडजेसेंट चाहिए, अपोजिट है एडजेसेंट चाहिए। तो अपोजिट और एडजेसेंट का रिलेशन कौन देता है, tan। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी कि AE। तो यहां से AE मिलेगा आपको ED अपॉन tan 45। तो ED की वैल्यू हमको पता ही है कि 7 है और tan 45 होता है 1। तो अल्टीमेटली AE आ गया है 7। तो AE मिल गया 7, चलो बहुत बढ़िया, ये 7 मिल गया। तब अपन इसके लिए फिर से ट्रिग्नोमेट्री लगा लेते हैं, किसके लिए, ट्राइंगल AEC के लिए। इन ट्राइंगल AEC, ये एंगल है ना इस बार AEC के लिए, ये एंगल सामने वाला चाहिए अपन को tan 60, सामने वाला चाहिए, एडजस्टेंट मिल चुका है। तो फिर से tan का ही फॉर्मूला लगा दिया, इसलिए मैंने CE बाई AE। व्हाट इज CE फाइंड करना है। व्हाट इज AE, 7 दिया हुआ है, एंड tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ से CE मिल जाएगा मुझे 7 टाइम्स √3। चलो CE मिल गया। तो अल्टीमेटली अपन का जो हाइट ऑफ टावर है, हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू क्या था, CD था। और CD हमको कैसे मिलेगा, CE प्लस ED से, where CE is 7√3, ED is what, 7। तो 7 कॉमन ले लेंगे, √3 + 1। अगर √3 की वैल्यू दी है तो डालना है, अदरवाइज ऐसे ही रख के छोड़ देना है। तो ये मिल गया हाइट ऑफ टावर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, as observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angles of depressions of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस समझते हो ना, वो एक बड़ा सा टावर जैसा होता है, उसके ऊपर लाइट लगा रहता है, ठीक है। तो सीज के अंदर कई जगह मौजूद होता है। एक अपना लाइट हाउस है, यहाँ से 2 शिप को ऑब्जर्व किया जा रहा है। बोला दोनों शिप्स जो हैं वो सेम साइड पर है, एक के पीछे एक। अच्छा, और दोनों शिप्स के एंगल ऑफ डिप्रेशंस दिए हुए हैं हमको, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये बॉटम है हमारे टावर का, यहाँ पर एक शिप है, शिप को नाम देते हैं A, यहाँ पर दूसरी शिप है, शिप को नाम देते हैं B। अच्छा, टावर का हाइट दिया हुआ है हमको 75 मीटर। टॉप पॉइंट जो है इसको नाम देते हैं सपोज O, जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। डिप्रेशन के एंगल्स दिए हुए हैं 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो कौन सा 30 डिग्री और कौन सा 45 डिग्री हुआ, डिप्रेशन का एंगल। डिप्रेशन का एंगल मतलब ये हमारे आई लेवल से हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, इसके साथ जो एंगल बन रहा है। तो देखो छोटा वाला ये एंगल है, तो 30 डिग्री यही होना चाहिए, और ये बड़ा वाला 45 डिग्री होना चाहिए। सिंपल सी बात है। अब उस हिसाब से देखा जाए तो अल्टरनेट एंगल बना ले अपन, ये मतलब आपका एंगल B जो है वो 30 बनेगा, और ये वाला A वाला जो एंगल है वो 45 डिग्री बनेगा। इसको नाम दे देते हैं अपन P, ठीक है। तो फ्रॉम फिगर फाइंड क्या करना है, वैसे दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है ना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस मतलब ये AB, यही पता करना है हमको। तो अपन को क्या करना है, कुल मिलाकर देखो ये PB निकालो, इस ट्राइंगल से, बड़े वाले ट्राइंगल OPB से PB निकालो, फिर ट्राइंगल OPA से PA निकालो। ये PB में से PA माइनस कर दो, AB मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना। एकदम इजी सा लल्लू सा क्वेश्चन। चलो कर लेते हैं अपन। तो है फ्रॉम फिगर, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, सबसे पहले बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे OPB, ठीक है। tan 30 लगाओ ना,
क्यों tan 30 लगाऊं? अरे देखो ये 30 डिग्री ये सामने वाला दिया हुआ है और ये चाहिए, तो ऑपोजिट दिया है, एडजेसेंट चाहिए, तो tan ही लगेगा भाई। तो tan 30 इज इक्वल टू OP बाई PB। OP कितना है हमारा 75 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ से PB मिल जाएगा तुमको 75 टाइम्स √3 PB की वैल्यू। देन कम्स ट्राइंगल, कौन सा, ये वाला ट्राइंगल ले लें ताकि ये लेंथ मिल जाए अपन को। ट्राइंगल OPA, OPA में tan 45 की वैल्यू है OP बाई PA। tan 45 होता है 1, OP है 75 बाई PA। PA इधर ले लिया तो PA हो गया भाई 75। चलो बहुत बढ़िया, PA भी मिल गया, PB भी मिल गया। तो डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स इक्वल्स टू AB। यही है डिस्टेंस दोनों के बीच का। एक B वाले पे शिप था, एक A पे शिप था, है ना। सुंदर सुंदर शिप बनाना है तो बना लो भैया, देखो बहुत सुंदर शिप है ये, और ऐसी शिप है। AB मिलेगा कैसे हमको, PB माइनस PA से। PB है अपना कितना 75 टाइम्स √3 और PA है हमारा 75, तो दोनों में से 75 ले लिया कॉमन, तो आया √3 माइनस 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14, 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। तो ग्राउंड से 1.2 मीटर लंबी लड़की है। देखा इस बार हाइट दिया, जैसे वो पीछे एक क्वेश्चन में बॉय का हाइट दिया था, यहाँ पर इस लड़की का हाइट दिया है। इससे बलून चेक करवा रहे हैं ये लोग। 1.2 मीटर हाइट पे, मतलब इसकी आंखें यहीं पे आएंगी। यहाँ से ये एक बलून को ऑब्जर्व करती है और वो जो बलून है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं नाचता हुआ, सीधा ऐसे जा रहा है। ठीक है, अच्छा कितने हाइट पर है वो बलून? जमीन से 88.2 मीटर हाइट पर है। ठीक है, यहाँ से पर्टिकुलर 88.2 मीटर हाइट पे होगा। अच्छा बगल में डायग्राम भी बना के दिया हुआ है अपनी बुक में, देख रहे हो। पहले यहाँ पर कहीं पर है, फिर थोड़ी कर यहाँ पर कहीं पर चला गया। ठीक है, बलून नहीं बना रहा मैं, सिर्फ उसको पॉइंट से दिखा रहा हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। तो पहले 60 डिग्री था, फिर 30 डिग्री हो गया। तो 60 डिग्री था पहले एलिवेशन एंगल ऐसे, तो ये ऐसे 60 बनेगा ना, कि ये 30 बनेगा और ये 60 बनेगा। कौन सा 60 बनेगा और कौन सा 30 बनेगा? जाहिर सी बात है भाई, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल कम है तो ये 30 होना चाहिए और ये 60 होना चाहिए। ठीक है, पास में एक एंगल ज़्यादा होता है, ये भी पता है अपन को। अच्छा, तो पहले था एंगल 60 डिग्री, बाद में हो गया एंगल 30 डिग्री। वो उसी लेवल पे हॉरिजॉन्टली ही मूव कर रहा था बलून। ओके, पूरा जो हाइट था वो 88.2 था। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये निकालना है अपन को। ठीक है, मतलब पहले इसको सीधा ऐसा बनाऊं तो इस दूरी पर था बलून, थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुँच गया। ठीक है, इस पॉइंट से देखा जाए ऊपर तो पहले इधर था, यानी इतनी दूरी पर था, बाद में और दूर चला गया। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने ये पता करना है अपने को। तो पहले यहाँ पर था, देखा जाए तो ज़मीन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर था, और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पहुँच गया है। तो ये वाला डिस्टेंस अल्टीमेटली हमको फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड करना है। नाम देते हैं अपन ट्राइंगल को, पूरे सारे के सारे जो भी हैं। मान लो जो ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है इसको नाम देते हैं O। बलून पहले A पर था, थोड़ी देर के बाद B पर चला गया, मतलब हमको AB निकालना है, या AB के सामने यही वाला ये भी निकालना है। ठीक है, ओके। पॉइंट्स नीचे जो है नाम देते हैं, इसको P नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं अपन Q। अच्छा, अब मुझे बताओ BQ का लेंथ कितना होगा? ये पूरा B से यहाँ तक, ग्राउंड तक 88.2 दिया है ना, 88.2 राइट।
ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, या बोलो यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड तक का हाइट है 88.2 और ये बच्ची 1.2 मीटर हाइट की है, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये पूरा 88.2, उसमें से ये बच्ची का हाइट 1.2 निकाल दिया तो कितना आएगा, 87 मीटर आएगा क्या, ठीक है। ये आएगा कितना, 87 मीटर, बराबर है। तो हाइट ऑफ बलून फ्रॉम गर्ल्स आई लेवल कितना हो जाएगा तुम्हारा, 87 मीटर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने डायग्राम में सारा सब कुछ दिखा दिया हुआ है। अब टोटली सारा का सारा फोकस होना चाहिए ए बी फाइंड करने के ऊपर, यानी कि ए बी फाइंड करो या पी क्यू फाइंड करो, एक ही बात है। तो पी क्यू कैसे मिलेगा, तो देखो ये एक छोटा सा ट्राइंगल लेंगे अपन ए ओ पी में से अपन ओ पी निकाल लेंगे, फिर बड़ा ट्राइंगल बी ओ क्यू, ठीक है। बी ओ क्यू में से अपन को बी ये ओ क्यू मिल जाएगा, इस ओ क्यू में से ये ओ पी निकाल देंगे तो बलून के बीच का डिस्टेंस यानी कि पी क्यू मिल जाएगा, बराबर है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून, अच्छा ये लास्ट में लिखेंगे, चलो पहले अपन शुरू कर देते हैं मंत्रणा नहीं, कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं। तो इन ट्राइंगल ए पी ओ क्या लगाएंगे अपन, ये वाली हाइट अपने पास है, यानी कि अपने पास ऑपोजिट है, अपन को एडजेसेंट चाहिए। अच्छा एंगल लिखना रह गया, ये एंगल कितना था हमारा, 60 डिग्री था, और ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री था। तो tan 60 लगा लेंगे, अपोजिट दिया हुआ एडजेसेंट चाहिए, तो tan 60 इक्वल्स टू AP बाई OP, AP बाई OP, ट्राइंगल AOP में या APO में, ओके। tan 60 की वैल्यू होती है √3, AP है हमारा 87, OP हमको चाहिए था, तो OP हो जाएंगे 87 बाई √3, रेशनलाइज अगर कर दूँ मैं तो 87 √3 अपॉन 3 हो जाएगा। क्या ये कटेगा 3 से, 3 2s are 6, 27, 3 9s are 27, सो OP आ गया मेरा 29 टाइम्स √3 मीटर। फिर बात आ जाती है, OP निकाल लिया, अब OQ निकाल लो इस ट्राइंगल में से, OQB में से। तो इन ट्राइंगल OQB फिर क्या करेंगे, ऑपोजिट दिया हुआ है, ये वाला हमको 87 दिया हुआ है, एडजेसेंट चाहिए, यानी कि फिर से 10 लगेगा, यानी कि 10, लेकिन इस बार एंगल कितना है, 30 है। tan 30 इज BQ बाई OQ, BQ इज 87, tan 30 इज 1 बाई √3 डिवाइड बाई OQ, राइट। सो OQ विल बी, ये √3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 87 टाइम्स √3 मीटर हो जाएगा। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई, कितना है वो तुम्हारा, PQ है, और PQ कैसे मिलेगा हमको, OQ माइनस OP से, और OQ है हमारा 87 टाइम्स √3, उसमें से हमने माइनस करना है 29 टाइम्स √3, तो 87 माइनस 29 √3 कैसे करेंगे, तो 87 में से 29 गए, 17 माइनस 9 इज़ 8, 7 माइनस 2 इज़ 58, सो आएगा 58 टाइम्स √3 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, एक स्ट्रेट हाईवे है, तो ऐसा कुछ हाईवे है हमारा, और अच्छा ये ऊपर नहीं दिखेगा, ये हाईवे है, सीधा है ना भाई, हाँ सीधा हाईवे है, और हाईवे तो अजीब सा बनाया है कि एक टावर के फुट पे जाता है ये हाईवे, यहाँ से गाड़ी ले जाओ और टावर को ठोक दो, ठीक है। तो ये हाईवे टावर के फुट तक जाता है, मतलब एकदम चिपकेगा नहीं, जरूरी नहीं, लेकिन वहाँ तक ले लो, मान लो ऐसा। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, वैसे भी कोई धर्मेंद्र थोड़ी है कि कोई भी टावर पे चढ़ जाएगा, बसंती क्या था, नहीं चक्की पीसिंग है ना, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, देखा होगा शोले सबने।
तो टावर पे चढ़ गया ये बंदा, वहाँ से ये बंदा कूद नहीं रहा है, ये कार देख रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा आदमी है, फिजिक्स पढ़ रहा है वहाँ से जाके। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। वहाँ से इस आदमी ने एक कार को देखा, देखो आदमी भी डॉट जैसा है, कार भी डॉट जैसा है, कोई बात नहीं। तो पहले जो एंगल था डिप्रेशन का एंगल, वो था कितना, हॉरिजॉन्टल से बनेगा ना एंगल 30 डिग्री। थोड़ी देर के बाद 6 seconds लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड बाद कार यहां से कहीं यहां पहुंच गई और इस बार एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो बन गया है 60 डिग्री। ये 60 डिग्री, पहले 30 डिग्री था, है ना। 60 डिग्री मतलब कार जहां जा रही है, मतलब टावर के पास जाएगी तभी तो एंगल बढ़ेगा, राइट। तो मान लो पहले कार थी तुम्हारी ए पर, थोड़ी देर के बाद यानी 6 सेकंड्स के बाद पहुंच गई कहां पर, बी पर, और जो टावर का फुट है वो पोजीशन है सी, और टावर का जो टॉप पॉइंट है उसको नाम दे देते हैं अपन ओ, ठीक है। ओ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, पहले कार ए पर थी तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था 30 डिग्री, तो ये देख रहे हो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से मैं इसको भी 30 लिख देता हूँ, है ना। फिर 6 सेकंड के बाद कार यहाँ पहुँच गई, तब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये है 60 डिग्री। अब अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये भी हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री, ठीक है, ये वाला बी वाला पोजीशन। फिर क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब अब इस पॉइंट से कार को टावर के फुट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो टाइम पता करो, ठीक है। तो है ना मजेदार क्वेश्चन, जिसमें मैथ्स और साइंस में भी फिजिक्स का कॉम्बिनेशन है। तो नहीं पता कितना टाइम लगेगा, तो नहीं पता तो उसी को अपन एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट द टाइम टेकन इक्वल्स टू टी, बराबर है। अच्छा, अब ये सारा जो भी चीज़ें हैं, मतलब हमने को टाइम निकालना है, और यहाँ कुछ कुछ जो चीज़ें दी है, डिस्टेंस वगैरह दिया हुआ है, राइट। और हाँ, डिस्टेंस भी नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है डिस्टेंस, ना ये डिस्टेंस दिया है, ना ये डिस्टेंस दिया है, ना हाइट दिया है टावर का, तंबूरा कुछ नहीं दिया, खाली एंगल दिया है। और एक 6 सेकंड का तुमको ऐसा क्या बोलते हैं वो लॉलीपॉप पकड़ा दिया इधर से इधर 6 सेकंड, बस। बाकी सारी चीज़ें हमको करनी है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक वेरिएबल और लेते हैं, स्पीड भी ले लेते हैं हम कुछ। लेट द स्पीड इक्वल्स टू वी, स्पीड ले लेते हैं हम क्या, वी। इससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ जाने में उसको कितना टाइम लगा है, 6 सेकंड लगा है। अपन को पता है स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है कि नहीं होता है, इतना तो साइंस सबको आता है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पर आपका डिस्टेंस जो ए बी है, ठीक है, वो कितने टाइम में ट्रैवल हुआ है, 6 सेकंड में ट्रैवल हुआ है, बिल्कुल। और वी स्पीड कितना लिया हुआ है आपने, वी लिया हुआ है, बोल दो v6 है। क्लियर है क्या, पक्का है ना। ए से बी गया, ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। सो व्हाट इज स्पीड, स्पीड हमने एज्यूम किया हुआ है v, और यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना लगा है, 6 सेकंड्स, तो v इंटू 6, है ना। इसको मैं थोड़ा सुंदर दिखे इसलिए 6v लिख देता हूँ। v6 थोड़ा अजीब सा लगता है ना, जैसे कार के इंजन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ए बी हो गया हमारा 6v, क्या बोलते हो, ये मिल गया तुमको 6v। अब बात आ जाती है बी से सी वाला डिस्टेंस। बी से सी वाला डिस्टेंस कैसे मिलेगा, अपन ने क्या बोला, यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम है वो अपन ने एज्यूम कर लिया कि वो टाइम कितना है, टी है। चलो लिख लो, इसको क्लियर लिख लो थोड़ा, तो फिर कंफ्यूजन ना हो। लेट द टाइम टेकन टू रीच सी फ्रॉम बी इज इक्वल्स टू टी, ठीक है, टी मान लिया, और स्पीड था भी। तो फिर से देखा जाए तो बी सी कितना हो जाएगा आपका, फिर से स्पीड इंटू टाइम, तो व्हाट इज स्पीड वी एंड व्हाट इज टाइम टी, है ना। तो मैं बी सी को टी वी बोलूँ वी टी बोलूँ, एक ही बात है। चलो टी वी बोल देते हैं, अच्छा लगता है, इसमें सब कुछ दिखता भी है ना, तो अच्छा है। बी सी हो गया तुम्हारा टी वी, ओके ग्रेट। अब देखो अब क्या होगा, सोचो कैसे चीज़ों को रिलेट करोगे। अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूँ, ओ ए बी, सॉरी सी, ओ ए सी, ठीक है, तो 1030 इज ओ सी बाय ए सी पूरा मिलेगा, और ए सी का वैल्यू आपके पास 6v और टी वी के फॉर्म में है, बिल्कुल। इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो 1060 इज ओ सी बाय टी वी, यानी दोनों के इसमें आपका ओ सी आएगा, तो मैं ओ सी की जगह दोनों का आमने सामने इक्वेट कर सकता हूं। कैसे, देखो तो मेरा काम आसान हो जाएगा। पहले अपन लगाते हैं ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री इन ट्राइंगल ओ ए सी।
OAC ट्राइंगल में क्या हो रहा है, tan 30 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका tan 30 इक्वल्स टू OC बाई AC। व्हाट इज OC नहीं पता, व्हाट इज AC, ये है ना पूरा AC मेरा, AC में AB और BC दोनों आ रहा है, AB है 6V और ये है TV, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 6V प्लस TV और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ से आपको OC मिल जाएगा 6V प्लस TV अपॉन √3, या V कॉमन ले लूँ तो 6 प्लस TV बाई √3। क्या बोलते हो, दिस इज 1। जल्दी से इसे लिख लो तो फिर मैं इधर वाला सब मिटाऊं, ठीक है, क्योंकि जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लिख लिया, चलो पॉज करके लिख सकते हैं भाई। अब ये मिल गया OC इस ट्राइंगल से। अब इस छोटे वाले ट्राइंगल से भी अपन OC निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस बार ले रहे हैं अपन इन ट्राइंगल OBC। अब देखो इसमें फिर ये चाहिए आपको और इसका रिलेशन चाहिए, तो अपोजिट और एडजेसेंट यानी कि tan। तो tan 60 इज OC बाय BC। OC नहीं पता अपन को, BC पता अपन को, TV है, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहां से आपका OC आ जाएगा √3 टाइम्स TV। दिस इज 2। क्या बोलते हो, देख रहे हो 1 और 2 दोनों में आपने OC निकाल रखा है, तो ये भी OC है, ये भी OC है, दोनों का आमने सामने हम इक्वेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी जल्दी से छापेंगे, तो फिर मैं क्या है ना थोड़ा सा और मिटा दूं। अच्छा ठीक है, मैं ना यहाँ साइड में लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। इसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है, कंफ्यूजन मत करना, ये लिखना है, ये लिखना है, और इसके बाद जो मैं आप लिख रहा हूँ वो लिखना है। सो फ्रॉम 1 and 2 दोनों OC है ना, तो 6 प्लस T इंटू V बाई √3 है एक, दूसरा है आपका √3 TV, है ना, ये √3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस T इंटू V, ये √3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 TV, है ना। अब देखो V और V आमने सामने में काट दूँ तो 6 प्लस T इक्वल्स टू 3T हो जाएगा, ये T वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2T हो जाएगा, राइट। तो ओके, तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 सेकेंड्स। तो ये हो गया आपका टाइम। तो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखा जाए तो ये थोड़ा सा अपन कह सकते हैं कि CBSE वालों के लिए 2021 में एग्जाम वालों के लिए, बाकियों के लिए नहीं, 2021 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये नहीं भी करे तो चल जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला टॉपिक इस साल के लिए नहीं है। ओके, फिर भी कर लेते हैं हम, जिनको काम लगेगा और जिनको शौक है करने को कर सकते हैं। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब एक टावर है, टावर के टॉप का क्या बोला है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 अलग अलग पॉइंट्स से एंगल ऑफ एलिवेशंस दिए हुए हैं, ठीक है, और दोनों पॉइंट्स कहाँ हैं, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। टावर के बेस से एक पॉइंट 4 मीटर दूर है और दूसरा पॉइंट जो है वो 9 मीटर दूर है। मतलब इस पॉइंट को मैं सपोज A बोल देता हूँ, दूसरे पॉइंट को मैं बोलता हूँ B, तो बेस मैं ले लेता हूँ O, तो O से A का डिस्टेंस है 4 मीटर और O से ही B का डिस्टेंस बोला है 9 मीटर, ठीक है। 2 अलग अलग पॉइंट से देखा जा रहा है और दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में आते हैं, इसलिए मैंने इस तरह से बनाया है, ऐसा क्वेश्चन में ही बोल दिया हुआ है। ओके, बोला है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल से तो बनेगा, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये एक एंगल और यहाँ एक एंगल, तो ये दोनों जो एंगल्स बन रहे हैं बोला है कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो अगर इसको मैं बोल दूँ थीटा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है 90 होता है, तो A प्लस B मिलाकर क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। तुमने A को बोल दिया थीटा, तो थीटा प्लस B इज 90, तो B कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है,
समझ में आ रहा है? ओके, तो एज शोन इन फिगर, पहले ये लिख लेते हैं अपन, एज शोन इन फिगर लेट एंगल ए इक्वल्स टू थीटा, देयरफॉर एंगल बी इज 90 माइनस थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है वो भी देख लो। प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ये प्रूव करना है कि टावर का जो हाइट है वो 6 मीटर है। टावर का हाइट ये OP बोल देता हूं मैं, यही हाइट है, ये हमको निकालना है। तो A थीटा हो गया और B 90 माइनस थीटा हो गया। ओके, अपन को टावर की हाइट को प्रूव करना था कि ये 6 मीटर है, ठीक है। तो हाइट निकालने की कोशिश करते हैं। चलो इसके हिसाब से देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल के हिसाब से, ये दिया हुआ है, हाइट चाहिए, तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, OPA, इन ट्राइंगल OPA ये चाहिए और ये दिया है, तो एंगल के सामने ये अपोजिट वाला है और ये एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट और अपोजिट का रिलेशन कौन देता है, tan देता है। तो tan थीटा इज OP बाई OA। तो यहाँ से आपको, अच्छा ठीक है, अभी ऐसे लिखते हैं, tan थीटा इज OP कितना है हमारा, नहीं पता हमको, है ना, और OA कितना है, 4 है। चलो बढ़िया है, इसको लिख देते हैं 1। फिर बात करते हैं दूसरे ट्राइंगल की, बड़ा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OPB है ना, OPB बड़ा वाला OPB। यहाँ से देखा जाए तो tan 90 माइनस थीटा है ना, इस बार ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा है। तो tan दिस इज ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, एंड व्हाट इज ऑपोजिट, अगेन OP, एंड एडजेसेंट इज OB, है ना। तो OP बाई OB की वैल्यू है कितनी, 9। तो tan 90 माइनस थीटा इज OP बाई 9। ओके ग्रेट। ये tan 90 माइनस थीटा को हम लिखते हैं cot थीटा इक्वल्स टू OP बाई 9। तो ये हो गया हमारा 2, ठीक है। अब देखो दोनों में OP है, और ये पता है, देखो अपन अगर 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा, और क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, देखो ये tan LHS से मल्टीप्लाई होगा और RHS से मल्टीप्लाई होगा। तो LHS मल्टीप्लाई होगा, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों के LHS मल्टीप्लाई हो गए, इक्वल्स टू दोनों के RHS अगर मल्टीप्लाई होंगे तो OP बाई 4 इंटू OP बाई 9। अब tan और कॉट क्या होता है आपको पता है ना, कॉट थीटा को हम 1/10 भी लिखते हैं। तो tan, ये कॉट है, इसको मैं 1/10 लिख सकता हूँ, तो tan कट के 1 बचेगा ना। tan और कॉट का प्रोडक्ट आता है कितना, 1। तो 1 इक्वल्स टू OP इंटू OP कितना हो जाएगा, OP स्क्वायर डिवाइड बाई कितना है तुम्हारा 36। तो यहाँ से OP स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 36, तो OP आ जाएगा कितना, 6 मीटर, और यही है तुम्हारी हाइट, ठीक है। तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, फाइनल आंसर लिख देना, ऑफ टावर इक्वल्स टू 6 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म होती है। नया चैप्टर लेके नए वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कर लो। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।